हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका ओरस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज बेटा रैपिड रिवीजन सीरीज में अपन कवर करने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये चैप्टर जो है ना बेटा, ये मान लो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये मान लो बेटा, हर शिफ्ट में, हर पेपर में ये एक दो क्वेश्चन जो है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के आपको जरूर मिल जाएंगे वहां पर। और अपन थोड़े एक दो दिन के बाद अपन एफ ब्लॉक एलिमेंट का भी वीडियो लाने वाले हैं। तो अगर आप ये एक दो क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं आपको कि जो आने वाले हैं, अगर उनको अच्छे से कवर करना है तो इस वीडियो को बेटा लास्ट तक जरूर देखना। तो आपके जो डी एंड एफ ब्लॉक वाले जो पार्टिकल जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस आपके नहीं छूटने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा अपन स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा अपन देखते हैं कि यहाँ पर जो ट्रांजिशन एलिमेंट अपन इनको क्यों बोलते हैं, कैसे क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जो ये डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स होते हैं इनको अपन बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, इनको क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि यहाँ पर देखो दो तीन रीजंस होते हैं। ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कलरफुल होते हैं, यहाँ पर पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल होता है। और अगर मैं बात करता हूं जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, तो इनको बेटा अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं, क्योंकि इनके अगर मैं ऑर्बिटल्स की बात करूं तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने देखा ही होगा। और अगर नहीं देखा है तो बेटा अभी अपन देख भी लेंगे यहाँ पर। तो काफी तो सिंपल सी बात ये है कि इनका जो ऑर्बिटल्स जो है वो फुल्ली फिल्ड होता है, इसलिए अपन इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है नहीं बोलते हैं। हालांकि कलरफुल होते हैं क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वो सब रीजंस आ जाते हैं, जो कि अभी अपन थोड़ी देर में उनको कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो पोर्शन आता है ना, वो आता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट होता है डी ब्लॉक का, साथ के साथ बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। ठीक है, तो इसके लिए अपन ने एक यहाँ पर ट्रिक लिखी है। ट्रिक में ये है कि डी ब्लॉक पार्टिकल्स का जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो D5 और D10 जो कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, वो बेटा आपका रिपीट हो सकता है। मैंने क्या बोला? D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपका रिपीट हो सकता है। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में यहाँ पर तीन सीरीज अपन मानकर चल रहे हैं। एक मान रहे हैं अपन 3D सीरीज, दूसरी मान रहे हैं 4D सीरीज, और तीसरा मान रहे हैं बेटा अपन 5D सीरीज। तो इन तीनों सीरीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 3D सीरीज में जो आपका कॉन्फ़िगरेशन 4 और 9 जो है वो नहीं आने वाला है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 4D सीरीज में, यहाँ पर 3, 6 एंड 9 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बिल्कुल नहीं आने वाला है। कौन सा नहीं आने वाला है भाई? 3, 6 एंड 9 कॉन्फ़िगरेशन 4D सीरीज में नहीं आने वाला है। और अगर वो नहीं आ सकता है तो भाई अपन सिंपल सा क्या कर सकते हैं यहाँ पर? ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करता हूं 5D सीरीज, तो 5D सीरीज की अगर बात करूं तो वहां पर जो 8 कॉन्फ़िगरेशन जो है, D8 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नहीं आने वाला है वहां पर। तो ठीक है भाई, चलिए अपन वन बाय वन इन चीजों को एक बार देख लेते हैं और अपन इनको फिर आगे बढ़ते हुए चलते हैं भाई। तो देखो सबसे पहले अगर बात करता हूं मैं 3D सीरीज, तो 3D सीरीज में ठीक है भाई, एलिमेंट्स अपन ने लिख दिए यहाँ पर, है ना। जनरल कॉन्फ़िगरेशन ठीक है भाई लिखा हुआ है, थोड़ा एक बार देख लेना है, क्या पता कि बाई चांस पूछ लिया जाए कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो देखो ये जो सीरीज के जो एलिमेंट्स जो है ना, आप लोगों ने बेटा अपने अपने ट्रिक के थ्रू याद रख रखा है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करने वाला हूं कि भाई इसी ट्रिक के थ्रू आपको याद रखना है, लेकिन आपको किसी ना किसी ट्रिक के थ्रू ये 3D, 4D एंड 5D सीरीज के एलिमेंट्स को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि बेटा ये एलिमेंट्स याद रखोगे तभी तो पहचान पाओगे ना उसका एटॉमिक नंबर क्या है और उसका कॉन्फ़िगरेशन अपने को कैसे क्या लिखना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देखो, मैंने सबसे पहले बात करता हूँ 3D के थ्रू अपन समझते हैं, फिर 4D और 5D को अपन डायरेक्टली देखते हैं क्या क्या रहेगा यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया जो होना चाहिए। तो मैंने लिखा है भाई स्कैंडियम का 3D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 कॉन्फ़िगरेशन अपन ने लिख लिया है भाई यहाँ पर। ठीक है भाई, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, 3D सीरीज में 4 और 9 कॉन्फ़िगरेशन नहीं आना चाहिए। तो 4 और 9 कॉन्फ़िगरेशन नहीं आना चाहिए तो भाई क्या होगा? तो यहाँ पर आ जाते हैं अपन पहले कॉन्फ़िगरेशन नंबर 4 पर। तो कॉन्फ़िगरेशन नंबर 4 जो है वो है भाई क्रोमियम का यहाँ पर। ठीक है, लेकिन क्रोमियम का यहां जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है बेटा? 3D4। लेकिन मैंने क्या बोला? 4 तो आना ही नहीं चाहिए। तो 4 नहीं आना चाहिए तो मैं 4 वाले को कन्वर्ट कर देता हूं बेटा 5 में, तो मैं लिखूंगा 3D5। लेकिन यहां पर देखो s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4s। तो s वाला जो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलकर चला जाएगा d में, तो अपन क्रोमियम का लिखेंगे 4s1 3D5। ऐसे ही देखो, अब मैंने क्या बोला था भाई? 5 और 10 जो है वो यहाँ पर रिपीट हो सकता है। 5 और 10 क्या हो सकता है? रिपीट हो सकता है। और अगर 5 और 10 रिपीट होगा तो देखो क्रोमियम में आ गया 3D5, तो उसके बाद Mn में आ गया भाई 3D5, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, लेकिन मैंने क्या बोला भाई यहाँ पर 9 कॉन्फ़िगरेशन 3D9 कॉन्फ़िगरेशन नहीं आने वाला है। तो अपन ने यहाँ पर क्या लिखा हुआ भाई 3D9 लिख दिया है, जो कि अपने आप में गलत है। फिर उसके बाद अगर 9 नहीं आ सकता है तो मैं 9 को कन्वर्ट कर दूंगा 10 में, और 10 में कन्वर्ट करूंगा तो एस के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन रह जाएगा बेटा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एस के अंदर आपका 1 इलेक्ट्रॉन है और कॉपर का यहाँ पर बेटा डी में आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, और फिर मैंने बोला देखो यहाँ पर भी 3D10 और यहाँ पर भी 3D10, तो 10 वाला कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रिपीट हो सकता है। ये कि मैंने बता चुका हूं बेटा कि D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपके रिपीट हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है भाई अपने को यहाँ पर। चलो भाई, उसके बाद बात करते हैं अपन 4D सीरीज। ठीक है, तो 4D सीरीज में मैंने क्या बताया भाई कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन नहीं आने वाले हैं। तो 4D सीरीज में एक तो 3 वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा, 6 वाला नहीं आएगा और 9 वाला नहीं आएगा। और याद ना रहे तो भाई 3 की टेबल तो आती ही है ना, 3 6 9। ठीक है भाई, तो उसको रिपीट कर लेना है। तो यहाँ पर 3 6 और 9 कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहने वाला है। तो देखो क्या होगा अभी यहाँ पर, चलो देखते हैं। ठीक है भाई, D1 D2 D3, तो मैंने क्या बोला भाई D3 वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहने वाला है। तो D3 वाला नहीं रहेगा तो मैं उसको D वाले को कन्वर्ट कर दूंगा बेटा किसमें, 4 में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो गया 4 में, तो इधर आ गया 4, लेकिन इधर भी आ गया 4, तो 4 4 मैंने क्या बोला रिपीट नहीं हो सकता है। तो रिपीट क्या हो सकता है, रिपीट होगा 5 और 10, क्योंकि 5 में देखो 5 वाला थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि वो एक्सचेंज एनर्जी वगैरह वो सब कहानियां इधर उधर की बातें रहती हैं। ठीक है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो आप लोगों ने एक बार तो सुना ही होगा बेटा। तो D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन जो है थोड़े ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए वो वाले जो है वो रिपीट हो सकते हैं। तो मैंने क्या बोला भाई, ठीक है 3 वाला नहीं आना चाहिए, 3 को मैंने कन्वर्ट कर दिया 4 में, अच्छी बात है। उसके बाद अगर 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 4 आ गया, 4 आ गया, लेकिन 4 वाला रिपीट नहीं हो सकता है। तो 4 वाले को अपन यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे बेटा किसमें, 4 वाले को कन्वर्ट कर देंगे अपन 5 में। तो बताओ जरा 5 और 5 रिपीट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो 5 5 रिपीट हो सकता है सर, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है भाई, 5 5 रिपीट हो गया है। उसके बाद आ गया 5 के बाद आ जाता है यहाँ पर 6 आ जाता है। फिर से वही कहानी, बताओ भाई 6 वाला कॉन्फ़िगरेशन आएगा कि नहीं आएगा। तो 6 वाला सर रिपीट नहीं होने वाला है सर, आपने बताया था सर अभी। तो 6 वाला ना, 6 वाला आना ही नहीं है भाई। ठीक है, तो 6 वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं आने वाला है, तो 6 वाले को अपन रिपीट कर देते हैं किसमें ना, 6 वाले को बेटा अपन कैंसिल करके अपन उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, 7 में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, तो 7 वाला रिपीट नहीं होने वाला है। और 7 वाला अगर रिपीट नहीं होगा तो 7 वाले को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, 7 वाले को कन्वर्ट करना पड़ेगा 8 में। 8 यहां भी है, 8 यहां भी है, तो 8 वाला जो है वो रिपीट नहीं हो सकता है। तो फिर 8 वाले को कन्वर्ट करेंगे किसमें बेटा, 8 वाले को कन्वर्ट करेंगे किसमें भाई, 8 वाले को कन्वर्ट करेंगे 9 में। फिर से वही कहानी आ गई है कि 9 और 9 तो रिपीट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे देखो भाई, यहाँ पर अच्छा 9 आ गया है, अरे इधर तो देखो भाई 9 जो है वो सर आपका तो आना ही नहीं चाहिए, और 9 अगर नहीं आना चाहिए तो यहाँ पर ये 9 में कैसे हो सकता है। तो वापस से मैं 9 वाले को कन्वर्ट कर दूंगा 10 में। तो इसका मतलब यहाँ पर पीडी में क्या होगा 3D10 ना 4D10, पीडी का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा 4D10। तो वापस से देखो मैंने क्या बोला है, यहाँ पर 8 में कन्वर्ट किया, 8 8 रिपीट नहीं हो सकता है। देखो भाई, तो 8 वाले को कन्वर्ट किया 9 में, तो 9 वाले में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन 9 तो आना ही नहीं चाहिए, और 9 अगर नहीं आना चाहिए तो 9 वाले को मैं कन्वर्ट कर दूंगा बेटा किसमें 10 वाले में। तो फाइनली मैं लिखूंगा 4D10। ठीक है भाई, अच्छी बात है। उसके बाद 10 वाला तो रिपीट देखो भाई हो सकता है, 10 में अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अपन ने 10 वाला लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप में स्टेबल है। ठीक है भाई, हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं भाई सिल्वर, सिल्वर का यहाँ पर आ गया 3D9। बताओ 9 वाला आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अरे अभी बताया भाई, बताओ भाई 9 वाला आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। सर नहीं आना चाहिए सर, आपने लिखा है यहाँ पर, तो 9 वाला नहीं आना चाहिए। तो 9 वाले को अपन कन्वर्ट कर देंगे बेटा किसमें 10 में। और 10 वाला रिपीट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अपने को यहाँ पर भी 10 आ गया, यहाँ भी 10 आ गया और यहाँ भी 10 आ गया, तो 10 वाला रिपीट हो सकता है। उसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अपन सीधा सीधा बोल सकते हैं भाई ठीक है ये स्टेबल है। ठीक है, तो ये हो गई है भाई 5D 4D सीरीज की कहानी। और अगर मैं 4D सीरीज की बात करता हूं तो यहां पर एक अजीबोगरीब बात होती है भाई, अजीबोगरीब बात देखो क्या होती है यहाँ पर। अगर मैं बात करता हूं टीसी की, ठीक है, अब टीसी का जो कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो 11th क्लास के एनसीईआरटी में कुछ अलग लिखा हुआ है यार, और
12th क्लास की एनसीईआरटी में कुछ अलग लिखा हुआ है, तो ये तो गड़बड़ हो गई है भाई यहाँ पर। तो अगर मैं बात करता हूँ 11th क्लास की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने लिखा है 4D5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग वो कहानी चल रही है। लेकिन अगर मैं 12th क्लास की एनसीईआरटी की बात करता हूं, तो 12th क्लास की एनसीईआरटी में वो लिखा हुआ है बेटा 4D6। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा आप कौन से वाला मानने वाले हो। एक 11th की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है और एक 12th की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है डेटा। तो आपको मैंने पहले बता दिया है, तो आपके अगर देख लेना एक बार वहां पर ऑप्शंस में क्या आने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग अपन काम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद बात करते हैं भाई 5D सीरीज। तो 5D सीरीज में देखो अपन ने सिंपल एक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, D1 D2 D3 D4 D5 D10 तक अपन ने लिख लिया है नॉर्मल सीक्वेंस। अब देखो 5D सीरीज में क्या नहीं आना चाहिए भाई, 8 कॉन्फ़िगरेशन नहीं आना चाहिए। 5D सीरीज में क्या नहीं आना चाहिए, 8 कॉन्फ़िगरेशन नहीं आना चाहिए। तो यहां तक की कहानी चलो भाई ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वापस दिख रहा है भाई 8, अपने को दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 8 वाले को जो है वो कन्वर्ट कर देता हूं बेटा 9 में, और 8 वाले को अगर 9 में कन्वर्ट कर दिया तो ये भी 9 हो गया और ये भी 9 हो गया। तो 9 9 रिपीट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे बताओ भाई 9 9 रिपीट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। और अगर 9 9 रिपीट नहीं होगा तो यहाँ पर 9 वाले को कन्वर्ट कर देंगे बेटा किसमें, 10 में। तो ये 9 और ये हो जाएगा 10 आपका कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर अपने को कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है भाई यहाँ पर अपने को। तो ये है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक सिंपल सी ट्रिक के थ्रू अपने को अपन लोगों ने इसको समझा है। 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज में सिर्फ अपने को ये दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो D5 और D10 रिपीट हो सकता है, साथ के साथ यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन जो अपन ने यहाँ पर लिखे हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन अपने को मार्केट में दिखाई नहीं देने चाहिए भाई। अगर मार्केट में दिखाई दिए तो पीट पीट कर इनको अपन भगा देंगे, किसी दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में इनको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है भाई। और ये कॉन्फ़िगरेशन अपने को डायरेक्टली याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। यहां से मेंस में क्वेश्चंस आते हैं भाई, सीधा सीधा बोल देगा भाई बताओ यहाँ पर RH में बताओ 4D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसी को अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगा तो सीधा सीधा बता सकता है कि भाई इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन जो है ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक सिंपल सी ट्रिक के थ्रू अपन ने इसको देखा है, ठीक है भाई। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं अपन, एटॉमिक रेडियस। तो ये थोड़ा अपन उसमें भी पढ़ लेते हैं, पीरियोडिक टेबल में भी थोड़ी बहुत बातें पढ़ते हैं, तो एक बार उनको अपन वापस से रिपीट करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं एटॉमिक रेडियस की बेटा, तो जब अपन लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में चलते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस वहां पर क्या होगी बेटा, डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक है भाई, अच्छी बात है, डिक्रीज हो जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज होता है, देखो यहाँ पर ये बेटा ये अपने ग्राफ जो है वो एनसीईआरटी से उठाया सीधा सीधा, ताकि आप लोग रिलेट भी कर पाए, ठीक है। तो यहाँ से देखो जब मैं 3D सीरीज की बात करूंगा, तो यहाँ से यहाँ जब अपन चलेंगे भाई, देखो यहाँ से यहाँ जब अपन चलेंगे, यहाँ से देखो धीरे धीरे ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रहा है, और उसके बाद वापस से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर ग्राफ जो है थोड़ा सा भाई उल्टा पुल्टा है, तो अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि ग्राफ जो है यहाँ पर जो एटॉमिक रेडियस जो है स्टार्टिंग में डिक्रीज होगी, जो कि होनी चाहिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है। उसके बाद जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, और उसके बाद थोड़ी सी वो इंक्रीज होती हुई चलती है, ठीक है ना। तो ये आपके 3D सीरीज का है। लेकिन अगर मैं 3D सीरीज के बाद डाउन द सीरीज बात करता हूँ, 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज, अगर मैं इन सब में बात करता हूँ यहाँ पर, तो 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज की अगर मैं बात करूं यहाँ पर बेटा, तो इनमें क्या होगा यहाँ पर कि डाउन द सीरीज चलने पर आपका एटॉमिक रेडियस जो है, साइज जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। डाउन द ग्रुप चलने पर जो साइज जो है वो आपका क्या होना चाहिए बेटा, इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन यहां पर जो साइज जो है वो आपका इंक्रीज नहीं होता है, 4D से 5D जाते टाइम ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। अच्छा ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट क्यों रहता है, तो इसके पीछे बेटा आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में भी रीजंस पढ़े होंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वगैरह वो सब बातें आती हैं, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ग्राफ से भी थोड़ा पता चल रहा है कि ये 4D और 5D सीरीज का जो ग्राफ जो है, यहाँ पर ये वाला ग्राफ देखो भाई, ये वाली दोनों ग्राफ, इन वाले ग्राफ्स को ऑब्जर्व करना है वैसे अपने को, कि ये ग्राफ जो है वो ऑलमोस्ट आपके क्या है बेटा, ये कांस्टेंट टाइप से दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये अपने को एटॉमिक रेडियस जो है थोड़ा सा पता होना चाहिए कि 3D सीरीज में कैसे होता है, कैसे उनका सीक्वेंस रहता है, स्टार्टिंग में थोड़ा डिक्रीज और उसके बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट और फिर थोड़ा इंक्रीज होता है। और 4D एंड 5D सीरीज के लिए जो डाउन द सीरीज अगर हम बात करते हैं साइज की, तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह आ जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आयनाइजेशन एनर्जी। तो सर मुझे तो एक चीज बता दो यहाँ पर कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट चलता हूं, ठीक है,
तो साइज क्या होता है भाई अपना डिक्रीज होना चाहिए नॉर्मल रूल्स के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें। या फिर अपन बात करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बेटा आपकी जो है, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो ज्यादा एनर्जी लगने वाली है। तो सिंपल सी बात है कि आयनाइजेशन एनर्जी अपन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली और एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो सिंपल सी बात बताओ जरा मुझे कि जब मैं 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट चलूंगा बेटा, जब मैं 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट चलूंगा तो आयनाइजेशन एनर्जी आपकी इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होता है भाई साइज आपका ऑलमोस्ट जैसे डिक्रीज हो रहा, साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा था, ठीक है, या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है थोड़ा, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होनी चाहिए। अच्छी बात है भाई होनी चाहिए। तो अपन ने एक नॉर्मल सीक्वेंस को लिख लिया है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम जिंक तक लिख लिया है अपन ने। तो लेफ्ट टू राइट चलने पर आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए, जिंक वाले की सबसे ज्यादा, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है भाई अपन ने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है भाई, 267 को ध्यान रखना है। अरे भाई किसको ध्यान रखना है? 267 को ध्यान रखना है। अरे किसको ध्यान रखना है? 267 को ध्यान रखना है। तो 267 में क्या है भाई, जो सेकंड नंबर का जो साइन जो है ना उसको अपने को रिवर्स कर देना है। सेकंड नंबर का साइन कौन सा है भाई, यहाँ पर देखो जरा एक बार, सेकंड नंबर का जो साइन जो है 1 2 काउंट करो, तो ये वाला जो साइन जो है इसको यहाँ पर रिवर्स कर देना है। ये अपन ने रिवर्स कर दिया है भाई। उसके बाद देखो 6 वाले साइन और 7 वाले साइन को और रिवर्स कर देना है। तो बताओ ये काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये 6 और 7 वाले को और रिवर्स कर देना है। लो भाई अपन ने कर दिया है रिवर्स। तो ये एक्चुअल ऑर्डर हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी का, ये एक्चुअल ऑर्डर हो जाएगा किसका बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी का। तो ये 267 को ध्यान रखना है। अरे किसको ध्यान रखना है? 267 को ध्यान रखना है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है भाई, अच्छी बात है, ये लेफ्ट टू राइट का ऑर्डर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये डाउन द ग्रुप का भी बता दो सर, ये काफी बार पंगे करते हैं कि सर है ना 3D 4D एंड 5D सीरीज में से अगर बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होनी चाहिए जनरली। तो देखो बेटा 3D वाला, अगर मैं 4D और 5D की बात करता हूं तो मैंने क्या बताया था, एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी तो इंक्रीज होनी चाहिए ना, बिल्कुल होनी चाहिए। तो सर 3D 4D एंड 5D सीरीज में से सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? तो देखो भाई तुमने अभी क्या याद किया, 267 याद किया लेफ्ट टू राइट। अच्छा डाउन द सीरीज की अगर बात करें तो 267 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे 267 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 534। ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। अरे इसका मतलब ये हुआ जो भाई सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो किसकी होगी भाई, 5D वाले की होगी। 5D के बाद 3D वाले की होगी, 3D के बाद 4D वाले की होगी। अरे 534 सबसे ज्यादा किसकी बेटा, 5D वाले की, उसके बाद 3D वाले की, उसके बाद 4D वाले की। तो सिंपल सी बात है 267 को अपने को ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट वाला भी आ जाएगा 3D सीरीज के लिए। और डाउन द सीरीज अगर अपन बात करते हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और 2 से, अरे मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा ना भाई, अपन जेईई का पेपर देने वाले हैं यार, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ठीक है भाई, यहाँ पर आ जाएगा 534। तो 5D वाले की ज्यादा, उसके बाद 3D वाले की, उसके बाद 4D वाले की। ठीक है सर, अच्छी बात है सर, समझ में आ गया है लॉजिक। लेकिन बेटा कुछ एक आध एक्सेप्शन भी है, क्योंकि अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पर है ना उस बिना मिर्च मसाले के मजे कहाँ से आने वाले हैं। तो यहाँ पर अपने को थोड़ा बहुत ये ध्यान रख लेना है, निकल पीडी और प्लेटिनम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो है बेटा ये होती है आपकी किसकी, पीटी की जब ज्यादा होगी, फिर पीडी जो है वो थोड़ा सा इधर की साइड, और इन दोनों में थोड़ा सा वो रहता है ना, निकल वाले की थोड़ी कम हो जाती है, उसके बाद पीडी, और प्लेटिनम की सबसे ज्यादा। तो ये थोड़ा सा अलग से ध्यान रखना है। बाकी 267 को याद रख लेना है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को। तो ये बेटा हो गया आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं एक मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है भाई। तो सिंपल सी बात है, देखो मेल्टिंग पॉइंट में अगर मेरे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, अगर मेरे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो मेटल मेटल बॉन्डिंग जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी भाई, थोड़ी मजबूत होगी। और अगर वो थोड़ी मजबूत होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा ज्यादा होगा। तो मेनली मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, मेटल मेटल बॉन्डिंग वीक होगी, मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम हो जाता है। फिर अपन बात करते हैं थोड़ा एनसीईआरटी के डेटा की। ये ग्राफ जो है अपने एनसीईआरटी से ले लिया है बेटा, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्टार्टिंग में मैं 3D सीरीज की बात कर रहा हूँ, तो 3D सीरीज में जो ग्राफ आपका जा रहा है, देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ भाई, मेल्टिंग पॉइंट जो है इंक्रीज, लो भाई फिर डिक्रीज, फिर वापस इंक्रीज, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और फिर वापस से डिक्रीज। तो ये थोड़ा जो ग्राफ जो है कैसे हो रहा है भाई, स्टार्टिंग में इंक्रीज हुआ, फिर वो अचानक से पूरी डिप आती है, एमएन का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफी ज्यादा डिक्रीज होता है अचानक से, ठीक है भाई। उसके बाद आयरन, ठीक है, ये सब वैल्यू थोड़ा फिर ऑलमोस्ट, फिर मतलब ये मान लो कि फिर इंक्रीज होकर थोड़ा थोड़ा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही चलता हुआ चला जाता है, ठीक है। और यहां से अपन देख सकते हैं कि 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है, तो सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए वो भाई किसका होना चाहिए, वो होना चाहिए 5D सीरीज का, अरे वो होना चाहिए भाई 5D सीरीज का, उसके बाद होना चाहिए 4D सीरीज का, और फिर होना चाहिए 3D सीरीज का। तो ये मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा इस टाइप से रहेगा, 5D का, 4D एंड 3D, और ये थोड़ा सा एम टाइप से आता है। इसको आप ऐसे रिलेट भी कर सकते हो, क्या कंपेयर कर रहे हो भाई, मेल्टिंग पॉइंट, अरे क्या कंपेयर कर रहे हो भाई, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट में पहला लेटर जो है वो क्या होता है, एम होता है, तो एम फेज में या एम वाले फॉर्म में इसको याद रख सकते हो कि स्टार्टिंग में इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर थोड़ा इंक्रीज, फिर थोड़ा सा और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। तो सीधा सीधा रिलेट कर सकते हो आप कि मेल्टिंग पॉइंट का क्या सीक्वेंस रहेगा यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर वापस से वही मिर्च मसाले वाली बातें आ जाती हैं भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉपर, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें हैं बेटा, थोड़ा अलग से ध्यान रखना है अपने को। कॉपर का ज्यादा होगा, फिर गोल्ड, फिर सिल्वर का, ठीक है। यहाँ पर जिंक, कैडमियम, मरकरी में भाई, ठीक है, जिंक का ज्यादा होगा, कैडमियम और मरकरी सबको पता ही है भाई लिक्विड फेज में होता है, ठीक है। अरे पता है कि नहीं पता है बेटा, बिल्कुल, ये तो सीधी सीधी चीज है ना, तो इसको तो सीधा सीधा याद रख सकते हो, बट ये थोड़ा सा कॉपर, सिल्वर और गोल्ड वाला जो है अपने को अलग से ध्यान रखना है, मेल्टिंग पॉइंट वाली बातें, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद बात करते हैं भाई एटॉमाइजेशन। ये भी एक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भाई 3-4 बार यहाँ से पूछा जा चुका है, ठीक है, कि हीट ऑफ एटॉमाइजेशन किसकी ज्यादा होगी, यहाँ पर कौन से 3D वाले एलिमेंट की हीट ऑफ एटॉमाइजेशन या एटॉमाइजेशन वैल्यू भाई ज्यादा होगी, या फिर मैं इसको बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकता हूँ, क्योंकि अपन सिंपल सा क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर एटॉमाइजेशन का सिंपल ऐसा समझो बेटा कि गैसियस एटम में कन्वर्ट करना है, मतलब मैं सॉलिड स्टेट वाले को कन्वर्ट करूंगा यहाँ पर किसमें बेटा, सॉलिड स्टेट को कन्वर्ट करूंगा किसमें, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करूंगा, सॉलिड स्टेट को किसमें कन्वर्ट करूंगा, गैसियस स्टेट में। तो उसके लिए जो भी एनर्जी का जो भी इन्वॉल्वमेंट होता है उसको अपन एटॉमाइजेशन, और ये सब बातें अपन ने थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं ये डेफिनेशंस तो, ठीक है। तो एक अपने को सिंपल सी बात करना है, ठीक है भाई, हीट ऑफ एटॉमाइजेशन का भी देखो ये मेल्टिंग पॉइंट जैसा ग्राफ है, हीट ऑफ एटॉमाइजेशन का भी देखो जरा मेल्टिंग पॉइंट जैसा ग्राफ, पहले ही ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, और फिर ये थोड़ा थोड़ा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसको ध्यान रखना है, ये पैरेलल में मैंने बेटा इसका डेटा लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर ये स्कैंडियम का हो गया, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है ना। तो ये थोड़ा डेटा भी मैंने साथ के साथ लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये डेटा पूरा एनसीईआरटी से, ठीक है ना। तो ये मुझे थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई किसका हीट ऑफ एटॉमाइजेशन ज्यादा होता है, किसका हीट ऑफ एटॉमाइजेशन कम होता है, तो मैं इस ट्रिक के थ्रू उसको याद रख सकता हूं। तो ट्रिक क्या है, एक बार अपन इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले जो लिखा है भाई उसका एटॉमाइजेशन की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा किसके लिए, वेनेडियम। तो ट्रिक ये है कि वेटी नहीं कॉफी के लिए, क्या है भाई, वेटी नहीं कॉफी, ये दोनों को एक साथ रीड करना है अपने को। तो वेटी नहीं कॉफी के लिए करे क्यों स्पेशल मंजन, क्या बोला मैंने भाई, वेटी नहीं, क्या बोला, वेटी नहीं कॉफी, कॉफी के लिए, उसके बाद करे क्यों स्पेशल मंजन, ठीक है भाई, वापस से सुन लो क्या बोला है मैंने, वेटी नहीं, वेटी नहीं कॉफी के लिए करे क्यों स्पेशल मंजन। भाई स्पेशल मंजन तो करना पड़ेगा क्योंकि मेंस में अच्छी रैंक लानी है अपने को, तो इस ट्रिक को ध्यान रखना है। क्या बोला है मैंने, बेटी नहीं, बेटी नहीं कॉफी के लिए करे क्यों स्पेशल मंजन, ठीक है भाई। तो इस ट्रिक के थ्रू अपन ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा देखो जरा वेनेडियम का बोला है मैंने, तो वेनेडियम का देखो ये 515 के अराउंड होता है एटोमाइजेशन, ठीक है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, कोई दिक्कत नहीं है भाई इसमें। इस ट्रिक के थ्रू आप इसको एटोमाइजेशन वैल्यू को ध्यान रख सकते हो। वापस से वही वाली चीज है, 5D वाले की थोड़ा ज्यादा, 3D वाले का थोड़ा कम है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एटोमाइजेशन बेटा इंपॉर्टेंट है, इससे 2-3 बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि हीट ऑफ एटोमाइजेशन 3D सीरीज में सबसे कम किसका होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है, तो ये ध्यान रखना है आपको इस चीज का, ठीक है। चलो उसके बाद बात करते हैं बेटा यहाँ पर अपन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट की टेबल लिखी हुई है जो कि एनसीईआरटी से अपने लिए बेटा, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ही ना हो यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं इस टेबल के थ्रू बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा भाई, देखो यहाँ पर एक जो हाईलाइटेड जो डार्क पोर्शन है वो है उसकी थोड़ी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है।
बाकी वो एलिमेंट कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है वो सब लिखा हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं टाइटेनियम, तो टाइटेनियम जनरली जो है वो +4 में थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा, बाकी +2 और +3 भी शो करता है। ऐसे अगर मैं बात करता हूं वेनेडियम, वेनेडियम के लिए +5 हो गया थोड़ा स्टेबल, क्रोमियम +3 एंड +6 के लिए थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो गया है, लेकिन +2 +4 एंड +5 भी वो शो करता है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई उसमें। उसके साथ अगर बात करता हूं Mn, तो Mn +2 एंड +7 में थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है, +3 4 5 एंड +6 भी शो करता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सीधा सीधा अपन यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन किस में ज्यादा स्टेबल होता है इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, ठीक है ना। तो इनके ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, क्योंकि इनसे अपन जो है वो कंपाउंड्स डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंपाउंड स्टेबल है ना, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा अपने को ये चीजें बातें जो है वो ध्यान रखना है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कलर्स की, ठीक है भाई, कलर्स की अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो कलर का एक बार, ठीक है बेटा, ये स्पेलिंग देख लेना, थोड़ा मिस प्रिंट हो रखा है यहाँ पर, ठीक है। चलो भाई, कलर्स की अगर हम अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो कलर्स में बेटा यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर कलर्स की, ठीक है, तो कलर्स में आपको एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर। चीज ये है कि सबसे पहले तो मैं बात जो कर रहा हूँ कलर्स की, वो कर रहा हूँ अक्वस मीडियम में, ठीक है। कलर्स की जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, वो मैं कर रहा हूँ बेटा कौन से मीडियम में बात कर रहा हूँ मैं, अक्वस मीडियम में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कलर्स की जो अपन बात कर रहे हैं वो यहाँ पर बात कर रहे हैं भाई अपन अक्वस मीडियम में बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। ये कलर्स के बारे में थोड़ा सा अलग से देख लेना, लेकिन यहाँ पर अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी अपन ये बातें पढ़ते हैं। कौन सी वाली बात पढ़ते हैं यहाँ पर, अपन बात पढ़ते हैं भाई कि D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन जो है, D0 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन जो है, जनरली वो वाले कंपाउंड जो हैं वो कलरलेस होते हैं, ठीक है, उनके कलर्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वहां पर डी डी ट्रांजिशन ये वाले फैक्टर्स थोड़े से कम आ जाते हैं, लेकिन मैं जनरली बोल रहा हूँ, ये वाली बात का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, और जो डी ब्लॉक वाले जो मेटल्स होते हैं, डी ब्लॉक वाले जो आपके एलिमेंट्स होंगे बेटा यहाँ पर, डी ब्लॉक वाले जो मेटल्स होते हैं, डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, उनमें जनरली जो चीजें जो है वो कलरफुल होती हैं। और कलरफुल किस रीजन की वजह से होती हैं बेटा? वो कलरफुल होती है डी ट्रांजिशंस की वजह से। किसकी वजह से होती है बेटा? वो डी ट्रांजिशंस की वजह से कलरफुल होती है, ठीक है। हालांकि दूसरे रीजंस भी होते हैं, एलएमसीटी, एमएलसीटी वगैरह वो सब चीजें, लेकिन मैं जनरली बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर एक टेबल गिवन है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग जो है वो कलर्स ध्यान रखने हैं। मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग जो है अपने को कलर्स जो है वो ध्यान रखने हैं बेटा यहाँ पर। लेकिन D0 D10 जो है वो कॉन्फ़िगरेशन वाले जनरली कलरलेस होते हैं, क्योंकि वहां पर डी ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल होना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एलएमसीटी, एमएलसीटी वो दूसरे रीजंस भी होते हैं जिनकी वजह से कलरफुल हो सकते हैं, जो कि आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है बेटा, ठीक है। तो चलिए एक बार अपन इनको मेटल जो आयंस जो है यहाँ पर, मेटल कटायन जो है, उनके कलर्स के लिए अपन एक छोटी सी ट्रिक है बेटा, उसके थ्रू अपन ध्यान रख सकते हैं। तो छोटी सी ट्रिक क्या है भाई? छोटी सी ट्रिक ये है सिंपल सा, कि भाई फेनी जो है उसको ग्रीन पसंद है भाई, या सिंपल सा बोल दो भाई फेनी ग्रीन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फेनी जो है भाई वो ग्रीन है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दूसरा अगर मैं बात करता हूँ, दूसरे की अगर मैं बात करता हूँ, तो दूसरा जो है भाई कुकर जो है वो ब्लू है। अरे कुकर जो है वो कैसा है भाई? ब्लू है। कुकर कैसा है? यहाँ पर ब्लू है। तीसरे की अगर बात करें भाई, मन को पिंक पसंद है। अरे मन को पिंक पसंद है। अच्छा फिर से सुनो भाई क्या क्या है यहाँ पर, फेनी ग्रीन है, कुकर जो है वो ब्लू है, कुकर जो है वो ब्लू है, और मन को पिंक पसंद है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये कलर अपने को याद हो जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं वेनेडियम की, तो वेनेडियम जो है यहाँ पर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 +3 एंड +4, ठीक है। तो +2 में होता है भाई VGB, वी वायलेट, ठीक है, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। अच्छा इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि भाई वेनेडियम +2 +3 एंड +4, ऐसे लिख दो भाई, वेरी गुड ब्रदर या वेरी गुड ब्रो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये ब्रो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, वेरी गुड ब्रो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं बेटा Fe3+, तो Fe3+ जो है ये तो, अरे ये मेंस में आया था बेटा, लास्ट सेशन में मेंस में आया था ये वाला। Fe3+ जो है उसका पेल येलो कलर का होता है, ये ध्यान रखना है अपने को अलग से। क्रोमियम जो है वॉयलेट कलर का होता है, ये थोड़ा सा अलग से ध्यान रखना है। लेकिन कुछ चीजें जो है ये आप बेटा इस ट्रिक के थ्रू ध्यान रख सकते हैं। फेनी जो है वो ग्रीन है भाई, कुकर ब्लू है, और मन को जो है वो पिंक पसंद है। और यहाँ पर वेरी गुड ब्रो, वेरी गुड ब्रो, कोई दिक्कत नहीं है भाई अपने को, ठीक है, बहुत बढ़िया है, शानदार चीज है। तो अपने इसके थ्रू जो है वो कलर्स को थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। टाइटेनियम +3 में जो है भाई देखो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है,
टाइटेनियम +3 में सीधा सीधा लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा अलग से ध्यान रखने वाले। बाकी जो है ये चीजें आपकी इस ट्रिक के थ्रू आराम से कवर हो सकती हैं। और बेटा ये कलर्स के बारे में सीधा सीधा पूछा जाता है और पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है बेटा उसके मेंस में मान लो हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चंस तो आने ही हैं, और अपन और कोई यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप इन ट्रिक्स के थ्रू जो है वो सीधा सीधा इन चीजों को याद रख सकते हो, ठीक है। तो कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए आप लोगों को इन चीजों में, ठीक है। चलो भाई, फिर यहाँ पर कुछ ये टेबल है बेटा ऑक्साइड एंड हैलाइड्स की। तो ये डी ब्लॉक वाले कौन कौन से ऑक्साइड थोड़े से स्टेबल होते हैं, कौन कौन से ऑक्साइड्स या हैलाइड जो है स्टेबल होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट साथ में लिखी हुई है। तो ये सीधा सीधा एनसीईआरटी से बेटा ये आपकी टेबल्स हैं, तो इनको थोड़ा सा वैसे एक बार ऑब्जर्व कर लेना है। बाकी नॉर्मली जो कंपाउंड्स है, कुछ कंपाउंड्स आप लोगों की आंखों के सामने पहले ही आ चुके होंगे, जो नहीं आए हैं उनको थोड़ा हाईलाइटेड कर लेना है, उनको थोड़ा सा अपने को ध्यान रख लेना है वहां पर, ठीक है ना। तो ठीक है, जैसे एमएन यहाँ पर अगर बात करते हैं स्कैंडियम का, सर स्कैंडियम का क्या होता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखने वाली चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर वेनेडियम का आ गया, सर वीओ भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, V2O5 V2O3 ये तो सब आप लोगों ने देखे ही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्रोमियम में Cr2O3 एंड CrO2 देखा है, CrO3 देखा है, CrO को थोड़ा ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। ऐसे ये हैलाइड्स हैं बेटा, और इन हैलाइड्स की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, यहाँ पर अगर मैं इन हैलाइड्स की यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, तो इन हैलाइड्स में चलो इसको ऐसे देखो, ठीक है। तो हैलाइड्स में बेटा जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये एनसीईआरटी की टेबल, आप वहां पर डायरेक्टली जाकर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ कुछ लिखा हुआ है कि भाई एक्स क्या होगा, एक्स डैश क्या होगा, है ना, एक्स डबल डैश क्या होगा, क्या क्या हो सकता है। तो उनके अकॉर्डिंग ये कंपाउंड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो एक बार वैसे उसको आपको जाकर एनसीईआरटी में सीधा सीधा वैसे एक बार ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना। चलिए फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है बेटा इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलो यहाँ पर एनसीईआरटी में जो टेबल में गिवन है वो गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल, बट अपन ने यहाँ पर लिखा है बेटा इनका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि मेटल्स जो है वो जनरली ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करता हूँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का सिंपल सा मीनिंग है बेटा कि मेटल को मुझे कन्वर्ट करना है भाई, मेटल टू पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो मेटल को मेटल टू पॉजिटिव में जाने की टेंडेंसी कहाँ ज्यादा है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर देखो जरा, टाइटेनियम ये मैंने सबका लिखा हुआ है, जो जो बेटा वहां पर लिखा हुआ है, बस यहाँ पर जो मेन ध्यान रखने वाली जो बात जो है वो है कॉपर। तो कॉपर जो है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है नेगेटिव, और कॉपर के अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है, दैट मींस कॉपर जो है कॉपर 2+ में जाना पसंद नहीं करता है। कॉपर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है, दैट मींस कॉपर जो है वो बेटा +2 में जाना पसंद नहीं करता है। कॉपर जो है वो +2 में जाना पसंद नहीं करता है। तो वैसे ये वैल्यू जो है एक बार आपको इनको देख लेना है भाई, ठीक है, कौन से मेटल के लिए ज्यादा होती है। बाकी आप लोगों ने जब अपन वो पढ़ते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उस सीरीज को याद रखते हैं, तो उस ट्रिक के थ्रू भी आप डायरेक्टली थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर कॉपर वाली बात को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो दूसरा है इनका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मेटल 2+ को कन्वर्ट करना है मेटल 3+ में, मतलब M2 पॉजिटिव जो है वो कन्वर्ट होगा बेटा M3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। M2 पॉजिटिव जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें बेटा, M3 पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मेटल्स के लिए ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है और कुछ के लिए नेगेटिव है। तो इन मेटल्स को भाई हम इनके ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल को थोड़ा सा इनके सीक्वेंस को भी याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है भाई क्रोमियम, टाइटेनियम और वेनेडियम, ठीक है, क्रोमियम, टाइटेनियम एंड वेनेडियम। तो इनका तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है क्रोमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम का होता है पॉजिटिव, ठीक है। उसके साथ साथ Mn, आयरन एंड कोबाल्ट, तो इनका होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव, मतलब ये +3 में जाना ये वाले मेटल्स पसंद नहीं करते हैं, और ये मेटल्स +3 में जाना पसंद करते हैं। लेकिन इनके भी अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करूं, इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करूं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो भाई, देख सकते हो, इस ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हो। क्या क्या है ट्रिक, करती वो फैशन मंडे को। अरे भाई कैसे याद रख सकते हो, करती वो फैशन मंडे को, करती वो फैशन मंडे को। तो करती वो तक तो जो है भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, फैशन मंडे को, अरे फैशन मंडे को, उसके लिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। कोई दिक्कत नहीं है भाई यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो इसे सीधा सीधा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखो, क्रोमियम का जो है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा सबसे पहले है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सबसे नेगेटिव वैल्यू बात करूं तो मंडे को सबसे लास्ट में, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है बेटा, इस ट्रिक के थ्रू अपन याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कॉपर +1 की, ठीक है, तो कॉपर +1 जो है, कॉपर +1 जो है वो डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स जो है वो शो करता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो है वो शो करता है। कैसे शो करता है देखो जरा एक बार,
कॉपर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बेटा कॉपर 2 प्लस और कॉपर सॉलिड में, ठीक है। और दूसरा कॉपर प्लस 1 जो है वो कॉपर 2 पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, वो अपना डोनेट करता है और यहाँ पर जो है उसने 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये तो हो गया आपकी मेन रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें कैसे होता है, कॉपर प्लस 1 कॉपर 2 प्लस में कन्वर्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। साथ के साथ जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन निकलता है भाई, ये इलेक्ट्रॉन जो है वापस से कौन गेन कर लेता है, कॉपर प्लस 1 गेन कर लेता है और वो कन्वर्ट हो जाता है कॉपर में। तो कॉपर प्लस 1 जो है वो डिस्प्रपोर्शनेट शो करता है कॉपर प्लस 2 में और कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये वाली, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, तो जो ये डी ब्लॉक वाले जो पार्टिकल्स होते हैं ना बेटा, इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी थोड़ी सी ज्यादा होती है भाई। रीजंस क्या होते हैं, ये नॉर्मल रीजंस, ठीक है, साइज थोड़ा कम होता है, ठीक है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो ठीक है, कॉम्प्लेक्स वगैरह बना लेते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कैटालिटिक प्रॉपर्टी, तो ये मेटल्स जो हैं वो कैटलिस्ट की तरह ट्रीट करते हैं। और कैटलिस्ट की तरह ट्रीट करने, देखो क्यों ट्रीट कर सकते हैं भाई कैटलिस्ट की तरह, अरे भाई ये कैटलिस्ट की तरह क्यों ट्रीट कर सकते हैं, तो यहाँ से देख सकते हो सीधा सीधा कि इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, फ्री सरफेस वैलेंसी होती है। तो ये अपने को रीजन थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डी ब्लॉक वाले मेटल जो है वो भाई कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। और कब कब किसके दो चार एग्जांपल्स जो है अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ प्रोसेस के नाम लिखे हुए हैं, प्रोसेस के नाम क्या क्या लिखे हुए हैं भाई यहाँ पर, प्रोसेस जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर क्या है, हैबर प्रोसेस हो गया, ठीक है, अमोनिया बनता है वहां पर, ये हो गया भाई, ठीक है, Fe2O3 जो है वो यूज होता है कैटलिस्ट की तरह, है ना, Fe2O3 यूज होगा। ऑस्टवाल जो है प्रोसेस होता है उसमें, ठीक है, पीटी हो गया, कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो गया, डेकन प्रोसेस हो गया। तो इन सब प्रोसेस में ये तो ठीक है भाई, इन प्रोसेस में प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। और साथ के साथ जो ये होते हैं ये पार्टिकल जो है वो कैटलिस्ट की तरह ट्रीट करते हैं। तो डीप ब्लॉक वाले जो मेटल्स होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि उनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये कुछ रिएक्शंस लिखे हुए हैं जहां पर वो कैटलिस्ट की तरह, जैसे मैंने बोला था ना अभी, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हैबर प्रोसेस, अमोनिया बनता है ना, H2SO या SO3 वगैरह वो सब वहां बनते हैं, उन सब में यूज होता है, डेकन प्रोसेस वगैरह यूज होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बस ध्यान रखना इन एग्जांपल्स को कि कौन से एग्जांपल में कौन सा वाला कैटलिस्ट यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं भाई एलॉय फॉर्मेशन टेंडेंसी, ठीक है, तो डी ब्लॉक वाले पार्टिकल्स जो हैं वो एलॉय फॉर्म करते हैं। कैसे फॉर्म करते हैं, देखो सिंपल सी बात है, पहली बात तो एलॉय होता क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है मेटल्स का, ठीक है, तो उसको अपन, ठीक है भाई, एलॉय बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और एलॉय फॉर्मेशन जो है उसके लिए कंडीशन होती है कि भाई जो मेटल्स का जो साइज जो है ना, जिनका एलॉय अपन बनाने वाला है या बनने वाला है, उनका साइज जो है ना, उन साइज डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर साइज डिफरेंस ज्यादा हुआ तो एलॉय फॉर्मेशन टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उनका लैटिस जो है वो वीक बनेगा। अगर साइज डिफरेंस ज्यादा हुआ, साइज डिफरेंस अगर कम हुआ तो लैटिस जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनेगा, और लैटिस स्ट्रॉन्ग बनेगा तो एलॉय जो है वो आराम से बन सकते हैं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर साइज डिफरेंस, तो एक डेटा लिख रखा है 10 to 5% होना चाहिए, 15%, सॉरी, 10 to 15% जो है वो साइज डिफरेंस होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने सुना होगा जैसे मर्क्यूरी जो है भाई, ये सब ये मेटल अमलगम्स बनते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर सोडियम का बनता है, जिंक अमलगम बनता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है आयरन कोबाल्ट निकल प्लेटिनम एंड डब्ल्यू टंगस्टन डू नॉट टेक पार्ट इन अमलगम फॉर्मेशन ड्यू टू लार्ज साइज। मैंने सबसे पहले बताया कि भाई एलॉय फॉर्म जो है वो कब होते हैं, जब साइज डिफरेंस थोड़ा कम होता है। अगर ज्यादा बड़ा साइज हो जाता है, साइज डिफरेंस ज्यादा हो जाता है, तो वहां पर एलॉय फॉर्मेशन टेंडेंसी जो है वो थोड़ी डिक्रीज हो जाती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं भाई, जो ब्रॉन्ज होता है उसके अंदर, ठीक है भाई, कॉपर एसन हो गया, ब्रास जो है एलॉय होता है, ठीक है, ठीक है भाई, उसमें कॉपर जिंक हो गया। एक होता है जर्मन सिल्वर यार, ठीक है, इसका नाम, ठीक है भाई, जर्मन सिल्वर, सिल्वर आ रहा है, लेकिन सिल्वर आने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वहां पर सिल्वर की क्वांटिटी ज्यादा होगी भाई। तो यहाँ पर सिल्वर की क्वांटिटी जो है वो 0 होती है, नाम, ठीक है, नाम आ रहा है। अरे भाई ये तो सुना होगा ना कि भाई, ठीक है, कि भाई नाम के ऊपर कभी नहीं जाना होता है अपने को, कभी भी किसी के नाम के ऊपर नहीं जाना होता है। तो यहाँ पर भी इसके नाम के ऊपर नहीं जाना है। जर्मन सिल्वर मतलब ऐसे थोड़ी ना यार सिल्वर होगा भाई, सिल्वर यहाँ पर 0% होता है, तो ये ध्यान रखना है बेटा आपको, ठीक है ना। तो ये एलॉय फॉर्मेशन टेंडेंसी है। उसके बाद अगर बात करता हूँ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, तो सबसे पहले सर ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते क्या है सर, ये तो बता दो हमें। देखो कुछ नहीं होता है बेटा, मेटल है, ठीक है, मेटल्स के लैटिस बने हुए हैं, मेटल 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 इस टाइप से बने हुए हैं, ठीक है। तो कुछ छोटे छोटे जो साइज के जो एटम्स होते हैं ना, वो मेटल्स का जो लैटिस साइट होते हैं ना, जो इंटरस्टिशियल साइट होते हैं, जैसे मेटल जो होगा लैटिस साइट में होगा, सॉलिड स्टेट आप लोगों ने पढ़ चुके होंगे, तो बीच में छोटा छोटा गैप होता है जिसको अपन इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। वहां पर छोटे छोटे एटम जाकर बैठ जाते हैं, तो वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना लेते हैं। चलो इसके लिए आप ऐसे समझो, जैसे ये देखो, जैसे ये हो गया मेटल वाली डी ब्लॉक, ये मेटल वाली कहानी है।
ठीक है, ये डी ब्लॉक मेटल का जो है वो लैटिस बना हुआ है। ये मेटल का भाई क्या बना हुआ है, लैटिस बना हुआ है। और ये है भाई आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है, ये इधर मेटल वाले। तो इनमें देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर भी ठीक है लैटिसाइट है, मेटल 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 होगा, यहाँ पर बीच में स्पेस होता है जिसको इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन, नाइट्रोजन, इस टाइप के जो छोटे साइज के जो एटम्स होते हैं, ये मेटल्स का जो ये बीच में जो स्पेस होता है ना, जैसे यहाँ पर ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, यहाँ पर आकर जो है वो बैठ जाते हैं। तो बैठ जाएंगे तो मेटल्स के बीच बीच में क्या होता है, छोटे साइज के एटम्स आकर बैठ जाएंगे। तो जब भी बैठेंगे जो भी पार्टिकल्स बनते हैं उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मेटल का लैटिस और ये हो गया इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का लैटिस, ठीक है ना। तो इनमें कुछ कुछ खास बातें होती है, तो यहाँ पर कुछ कुछ बातें लिखी हुई है कि भाई ठीक है, वो एटम्स उन मेटल्स के लैटिस में बीच में जाकर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से वो कंपाउंड्स नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड्स बन जाते हैं, मतलब वो इंप्योरिटी की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना मतलब छोटे एटम्स मेटल्स के लैटिस के बीच में जाकर बैठ गए, तो वो इंप्योरिटी की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो पर्टिकुलर स्टोइचोमेट्रिक रेशियो होता है वो उसमें नहीं अवेलेबल रह पाएंगे, फिर आपके मेटल वो एक नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड्स में काउंट होने लग जाते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद बोला है कि उसने मेटल और जो भी आपके स्मॉल साइज का जो एटम होगा उसके बीच में कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं होता है, चुपचाप गए, चुपचाप जाकर बैठ गए शांति से, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है ना। तो ऐसा कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। और उसने बोला है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड रिटेन देयर मेटालिक कंडक्टिविटी। ये बेटा कुछ पॉइंट्स है जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ठीक है ना, अपने एनसीईआरटी सर इनके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आ चुके हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स वो वाले ऐड किए अपन ने, ठीक है, एनसीईआरटी सीधे सीधे, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि सम बोनियन में हार्डनेस ऑफ डायमंड, ठीक है, वो सब बातें हैं। तो ये थोड़ा सा एक दो प्रॉपर्टीज जो है वो अपने को ध्यान रखनी है। उसके बाद ये प्रॉपर्टी जो है ये अपने को मेनली एक बार तो ऑब्जर्व करनी है भाई अच्छे से, ठीक है। ये है मेटल्स की प्रॉपर्टी और ये इधर की साइड है बेटा इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये इनका साइज स्ट्रक्चर कैसा होता है वो थोड़ा समझ में आ गया होगा कि ये मेटल मेटल के लैटिस होते हैं, यहाँ पर ये बीच में छोटे छोटे साइज के एटम्स आकर बैठ गए, तो ये सॉरी, तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो है वो बन गया है, ठीक है। उसके बाद है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है नॉट इन सिंपल रेशियो, जैसे अभी मैंने बताया कि भाई स्टोइचोमेट्री जो है ना नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड्स में काउंट हो जाते हैं। उसके बाद वही वाली बात है कि उसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है, लेकिन साथ के साथ ये ध्यान रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड हार्डनेस, अरे भाई एमडीएच, अरे भाई एमडीएच से याद रख सकते हो, अरे बेटा किससे याद रख सकते हो, एमडीएच, एमडीएच मसाले का नाम तो सबने सुना ही होगा ना, तो एमडीएच से याद रख सकते हो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एमडीएच, एम का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, डी का मतलब डेंसिटी, एच का मतलब हार्डनेस। तो एमडीएच वाली जो प्रॉपर्टी जो है वो ज्यादा होती है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की कंपैरिजन टू डी ब्लॉक वाले मेटल्स से, ठीक है। तो ये देखो ये ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है बेटा, ये ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है। तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी जो है ज्यादा होती है, ज्यादा मतलब मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, इंटरस्टिशियल का, डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, इंटरस्टिशियल, हार्डनेस किसकी ज्यादा होगी, इंटरस्टिशियल। लेकिन ये दो जो प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी, ये सब बातें ये ज्यादा होती है बेटा मेटल्स की कंपैरिजन टू इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कौन कौन सी प्रॉपर्टी, मतलब इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनने की वजह से प्रॉपर्टी में क्या चेंज आया, क्या चेंज नहीं आया है, ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखने की नीड होती है बेटा यहाँ पर। चलो उसके बाद अपन बात करते हैं भाई कुछ कंपाउंड्स होते हैं, जैसे KMnO4 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो KMnO4 जो है उसकी सबसे पहले एक बार अपन प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं MnO2 ले लेता हूँ, KNO3O2, ठीक है, KCl3 अपन और बेसिक मीडियम है ना, अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन करवाता हूँ तो बनेगा यहाँ पर K2MnO4। फिर अगर मैं उसी सॉल्यूशन में एसिडिक मीडियम कर लेता हूँ, H एसिड डाल देता हूँ, तो यहाँ पर दो पार्टिकल्स मिलेंगे KMnO4 एंड MnO2। लेकिन अपने को क्या चाहिए भाई, अरे अपने को क्या चाहिए भाई, KMnO4 चाहिए, लेकिन साथ में यहाँ फ्री में कौन आ रहा है, MnO2 आ रहा है। अरे फ्री में कौन आ रहा है, MnO2 आ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए क्या बेटा, यहाँ पर चाहिए मुझे KMnO4, ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, KMnO4 डायरेक्टली मैं कैसे बना सकता हूँ, तो मैं करूंगा यहाँ पर K2MnO4 में अगर मैंने O3 डाल दिया तो KMnO4 मिल जाएगा, अगर मैंने OCl नेगेटिव डाल दिया तो KMnO4 मिल जाएगा, अगर मैं इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवा देता हूं तो KMnO4 मिल जाएगा, या फिर अरे या फिर क्या होगा, Mn2 प्लस को अगर मैं यहाँ पर इनके साथ इंटरेक्शन करवा देता हूं तो यहाँ पर भी अपने को KMnO4 मिल जाता है। तो ये अपने को थोड़ा पता होना चाहिए। लेकिन K2MnO4 में अगर एसिडिक मीडियम मिले गए तो ये बेटा फ्री में मिलेगा अपने को, जो कि चाहिए नहीं होता है अपने को, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ठीक है भाई ये स्ट्रक्चर है जो कि आपको थोड़ा सा पहले भी सुना ही होगा स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है भाई, है ना। तो इनको छोड़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। फिर ये थोड़ी रिएक्शन है जो कि आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में भी सुना होगा, ठीक है, क्या एसिडिक मीडियम में KMnO4 कन्वर्ट होता है Mn2 प्लस में,
न्यूट्रल मीडियम में Mn4+ में, और बेसिक मीडियम में कन्वर्ट होता है बेटा वो Mn+6 में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं K2Cr2O7, अरे पोटासियम डाइक्रोमेट की अगर मैं बात करता हूं बेटा यहाँ पर, तो कैसे बनाएंगे भाई? सबसे पहले अपन ने ले लिया क्रोमाइट और, ठीक है, उसमें अपन ने Na2CO3 और एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पर बनता है Na2Cr O4। CO2 चलो गैस होती है भाई, उड़ जाएगी कंटेनर से, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे कंटेनर से गायब हो जाएगी भाई, गैस होती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन दिक्कत जो है ना वो ये है Fe2O3, ये बना है और साथ में बना है Na2Cr O4। तो पहले अपना टारगेट है भाई Fe2O3 को हटा देते हैं। कैसे रिमूव करेंगे? रिमूव करने के लिए पूरे सॉल्यूशन में पानी मिला देंगे, ठीक है भाई। वाटर का अपन ने डाल दिया, थोड़ा सा वाटर को ऐड कर दिया है, वाटर ऐड करेंगे तो ये वाला जो है Fe2O3 जो है वो नीचे बैठ जाएगा, है ना। Fe2O3 जो है वो नीचे बैठ जाएगा पानी में, और ऊपर की साइड बचेगा आपका Na2Cr O4। फिर Na2Cr O4 जो है उसमें अपन ने एसिडिक मीडियम भाई ऐड करेंगे, H+ आयन को ऐड किया तो बनेगा Na2Cr2O7, और KCl ऐड करने पर बन जाएगा आपका K2Cr2O7। क्या बन जाएगा? K2Cr2O7। और फिर वापस से वही स्ट्रक्चर वाली बात है भाई, जो कि आप लोगों को शायद पहले से ही ये तो पता होना चाहिए भाई, नॉर्मली अपन पढ़ ही लेते हैं स्टार्टिंग में इन चीजों को, तो ठीक है। तो ये K2Cr2O7 की कहानी है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ K2Cr2O7 और KMnO4 जो है ना बेटा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो K2Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एसिडिक मीडियम में। अब एसिड भी यहाँ पर दो हो गए हैं भाई, एक डाइल्यूट वाला हो गया है और एक कॉन्सेंट्रेटेड वाला हो गया है। तो चलो देख लेते हैं एक बार। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है भाई। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कब? डाइल्यूट H2SO4 में, ठीक है। कब? डाइल्यूट H2SO4 में। तो डाइल्यूट H2SO4 अगर मैं ले लेता हूं K2Cr2O7 के साथ, तो Br नेगेटिव को Br2 में कन्वर्ट कर देगा, I नेगेटिव को I2 में कन्वर्ट कर देगा, 2 नेगेटिव को 0 में, सल्फर को SO2 में, और SO2 को H2SO4, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। और ये ट्रिक्स नॉर्मली अपन बेटा मोल में पढ़ते हैं कि नेगेटिव वाले को 0 में कन्वर्ट करते हैं, है ना। ये एसिडिक मीडियम ये सब बातें थोड़ा थोड़ा अपन ने उन ट्रिक्स के थ्रू भी डायरेक्टली इन चीजों को ध्यान रखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है, क्या ध्यान रखने वाली बात है भाई? अगर डाइल्यूट H2SO4 लिया तो ठीक है भाई, नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन अगर मैंने ले लिया यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और थोड़ा सा अपन ने डाल दिया KCl, तो ये बन जाता है CrO2Cl2। CrO2Cl2, अरे बेटा क्रोमाइल क्लोराइड का नाम तो सुना होगा ना, तो CrO2Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात ध्यान रहे कि यहाँ पर होता है डाइल्यूट H2SO4। क्या रही है बेटा यहाँ पर होता है क्या? डाइल्यूट H2SO4, ठीक है भाई। उसके बाद एक ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर मैं K2Cr2O7 को हीटिंग करवा देता हूं तो कन्वर्ट होगा K2Cr O4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ के साथ बेटा Cr2O3 में कन्वर्ट होता है, ग्रीन कलर का कंपाउंड और एक येलो कलर का कंपाउंड। तो मतलब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है कि अगर मैं K2Cr2O7 को हीटिंग करवा देता हूं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये बेटा आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, ये वाला पोर्शन। और अगर आप एक बार इसको अच्छे से करके ही जाना है बेटा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक और मेंस में तो क्वेश्चन ये मान लो इससे आते ही आते हैं, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये पूरा पोर्शन जो है आपका मेनली अपन ने जो ये बनाई है एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है, चीजें हैं। एनसीईआरटी वाली जो चीजें हैं वो सब कुछ अपन ने इंक्लूड किया मोस्टली चीजें। तो और मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बेटा हर शिफ्ट में, ठीक है। तो एक बार अच्छे से इन चीजों को रट लेना है, ध्यान रख लेना है, ठीक है। और बेटा फिर अपन एक एफ ब्लॉक का भी एक वीडियो अपने आने वाला है, ठीक है। तो एफ ब्लॉक का भी बनाएंगे अपन, तो वो भी चीजें देख लेना। तो मेनली मेंस वाला जो पोर्शन जो है यहाँ से कवर हो जाएगा डी एंड एफ ब्लॉक का, तो ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है बेटा। थैंक यू।